नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज मैं इस वीडियो में जो जिक्र करने वाला हूं वह आप सभी नियोजित शिक्षकों शिक्षिकाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैंने आप सभी को पूर्व से ही या यूं कहे कि सक्षमता परीक्षा हेतु जब से आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है, तब से ही आप सभी को मैंने आगाह किया कि क्षमता परीक्षा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है, आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गुरुजनों, यह इस वीडियो में आज प्रूफ हो जाएगा और आप सभी हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं, तो आप सभी इस बात को गंभीरता से लेंगे और अपने बुद्धि विवेक के आधार पर आप निर्णय लेंगे कि आपको करना क्या है। गुरुजनों, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु नवंबर 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आधार पर जो भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, तभी वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। प्रारंभ में एसीएस के पाठक की अध्यक्षता में 5 अधिकारियों का एक कमेटी बना था और उस कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे या फिर क्षमता परीक्षा में नहीं बैठेंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे लेकर के काफ़ी घमासान मचा। उसके बाद उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्री विजय चौधरी साहब ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया मंत्रालय स्तर से कि किसी भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, वह उनके स्वेच्छा पर निर्भर है कि वे राज्यकर्मी बनना चाहते हैं या फिर नियोजित ही रहना चाहते हैं। उसके बाद से काफ़ी लोगों को इस निर्णय के बाद तसल्ली मिला। माननीय कोर्ट में भी मसला गया था, वहाँ भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो है शपथ पत्र दिए गए थे कि नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा बाध्य नहीं है, उनकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो क्षमता परीक्षा देना होगा और अन्यथा वो नियोजित के तौर पर ही रहें, उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। माननीय कोर्ट ने भी क्षमता परीक्षा को गलत नहीं ठहराया। लेकिन पता नहीं क्यों, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हो या फिर क्षमता परीक्षा लेकर के नियोजितों को राज्यकर्मी देने की बात हो, बहुत ऐसे सूचनाएं होती हैं जिसे गोपनीय रखा जाता है और समय दर समय जो है वो सूचना बाहर निकल करके आता है। जब तक ये सूचनाएं उन तक पहुंच पाती है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या शिक्षक शिक्षिका हो, तब तक काफी देर हो चुका होता है। वे सरकार और विभाग के सारी षड्यंत्र भरा दलदल में वो फंस चुके होते हैं। उससे निकल पाना, उबर पाना काफी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन यह जो राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने वाली जो बात है, सक्षमता परीक्षा लेकर के विशिष्ट शिक्षक के तौर पर जो नई नियुक्ति देने की जो बात है, इसका जो गोपनीयता था वह परत दर परत जो है अब खुल करके बाहर आ चुका है। मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से अंतर समझाया था कि आखिर नियोजित आप है तो फिर आपको क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, और जब आप राज्यकर्मी बन जाएंगे तो फिर क्या फायदा या क्या नुकसान होंगे। तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। आप नियोजित हैं तो नियमित हो जाएंगे, नियमित तो खैर है ही, आपको आपकी उम्र 60 वर्ष से पूर्व आपको कोई आपको नौकरी से निकालने नहीं जा रहा है जब तक कि आप स्वेच्छा से इस्तीफा न दे, त्याग पत्र दे नहीं दें, तो नियमित हैं आप। लेकिन राज्यकर्मी आप नहीं हैं, नियोजित हैं आप। अब नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ अकाउंट है, नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ अकाउंट के माध्यम से उनका भविष्य निधि में पैसा जमा ही हो रहा है, तो जब वे रिटायर करेंगे तो उनको पैसा रिटर्निंग के तौर पर मिलेगा ही। अब जब आप राज्यकर्मी हो जाएंगे तो ईपीएफ अकाउंट जो है वो आपका जो एनपीएस है उसमें तब्दील हो जाएगा। अब एनपीएस की खामियों के बारे में मैंने आपको बताया था और इसकी लड़ाई जब से एनपीएस एनडीए की केंद्र सरकार ने लाई है, तब से ही सारे जो कर्मी हैं पूरे भारतवर्ष के, वे इस एनपीएस के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं और ओपीएस लागू करने की वो मांग कर रहे हैं। और एनपीएस ओपीएस जो है मुख्य मुद्दा भी रहा इस लोकसभा चुनाव में। जो मुख्य विपक्षी दल या यूं कहे कि नई जो गठबंधन इंडिया की बनी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में जो है ओल्ड पेंशन लागू करने की बातें उन्होंने अंकित की है। तो एनपीएस में बहुत ऐसे खामियां हैं। जैसे ओपीएस में क्या था कि यदि आपकी बेटी का शादी करना है, नाती पोता का शादी करना है, घर लेना है, जमीन लेना है, या कोई भयंकर आपत्ति विपत्ति आ गई आपके परिवार में, तो उस समय आपको वित्त की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो आप उस पेंशन को जो है एकमुश्त अल्पकालीन या फिर पूर्णकालीन जो है आप उसको बेच सकते थे और एकमुश्त पैसा निकाल करके आप कोई बड़ा कार्य कर सकते थे। लेकिन एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। साथ ही ओपीएस में आपको पर्याप्त जो है पेंशन के तौर पर पैसा मिल पाते थे, जिससे कि बुढ़ापे आपको अच्छे से कट सके। लेकिन एनपीएस के तहत यदि आपका जोड़ों का दर्द है, क्योंकि बुढ़ापा अवस्था में जोड़ों का दर्द हो ही जाता है,
तो आप दोनों पति पत्नी, दोनों प्राणियों को, जो दोनों दंपति हैं, तो उनके जोड़ों का दर्द का दवा भी आपको प्रत्येक माह नहीं निकल पाएगा एनपीएस के तहत पेंशन से। तो विशेष फर्क जो है पेंशन वाली बात तो आप ताखे पर रख दीजिए, यदि एनपीएस ही रहता है तो ओपीएस लागू होता है तो कुछ हद तक जो है वो सही भी होगा। लेकिन अब एक लाभ आपको दिख रहा है, ये कई ऐसे लाभ हैं जो आपको यहीं पे जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसी समय आपको समाप्त हो जाएंगे। जैसे अब आपको पदोन्नति मिलना है, प्रत्येक 8 वर्ष के कार्य अनुभव के आधार पर आपको पदोन्नति दिए जाएंगे। आप यदि 1 to 5 में हैं तो 6 to 8 में चल जाएंगे 8 वर्ष के बाद, और 6 to 8 से आप वरीय 6 to 8 में चले जाएंगे 8 वर्ष के बाद। उसके बाद जो 9-10th में हैं वे 8 वर्ष के बाद 11-12 में चले जाएंगे, और पुनः 8 वर्ष के बाद जो है वो वरीय 11-12 के शिक्षक बन जाएंगे। तो अब आप सोचिए, जो समाचार निकल करके आ रही है, जो खबरें आ रही है, साफ साफ उसमें अंकित है कि विशिष्ट शिक्षक, जो ही कोई शिक्षक बनेगा, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनेगा, जिस दिन वो योगदान लेगा तो उसको नया नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अर्थात नियोजित शिक्षक वाला जो पहले 14 साल, 18 साल, 15 साल, 12 साल पहले जो आपको नियुक्ति पत्र मिला, वो नियुक्ति पत्र आपको रद्द कर दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक के तौर पर आपको नया नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। अर्थात पूर्व का जो आपको 12, 14, 15, 18 साल का जो कार्यानुभव नियोजित शिक्षक के तौर पर रहा है, वो आपका कार्यानुभव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो छठे चरण वाले हैं उनका तो 2 ही साल हुआ है मात्र, तो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। साथ ही राजकर्मी बनने के साथ उनका वेतन में भी लगभग 8 से 10 हजार रुपए का इजाफा हो रहा है, तो उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन उससे पूर्व 14 में बहाली जिनको हुई, 12 में जिनकी बहाली हुई, जिनकी 5 में बहाली हुई, तो पीछे कई चरणों में जो बहाली हुआ नियोजित शिक्षकों का, तो उनको नुकसान है पूरी तरह से। अब इसमें राज्यकर्मी हो जाएंगे तो आपको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, आपको जीएलआई का लाभ मिलेगा। तो इस हेतु अब जो परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेता एवं एससीएस के पाठक के द्वारा निलंबित शिक्षक वंशीधर ब्रजवासी जो हैं, वो प्रोन्नति को लेकर के और ग्रेजुएटी को लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखा है। जल्दी उसकी सुनवाई होनी है। तो वो लड़ाई चल रही है, प्रोन्नति को लेकर के भी, पदोन्नति को लेकर के भी और ग्रेजुएटी को लेकर के भी। नियोजित शिक्षकों को जैसे ही ग्रेजुएटी का लाभ प्राप्त होगा, जीएलआई का लाभ भी उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फायदा छोड़कर के अत्यधिक नुकसान ही दिख रहे हैं, क्योंकि अभी एनपीएस ओपीएस में जा पाएगा अथवा नहीं यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन तत्काल आपका जो नुकसान है वह आपका सबसे बड़ा नुकसान कार्यानुभव का है। कार्यानुभव जैसे ही आपका समाप्त होगा वैसे ही आपका पदोन्नति जो मिलने वाला है वो आपको नहीं मिल पाएंगे, पुनः आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अर्थात जिस तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और नया नियुक्ति पत्र आप प्राप्त करेंगे, उस दिन से आपका पुनः जो है काउंट होगा, और उस तिथि के 8 वर्ष के बाद आपको पदोन्नति मिलेगा, उसके 8 साल के बाद फिर पदोन्नति मिलेगा। तो आपका पूर्व का अब तक लगभग 2 राउंड का पदोन्नति आपको मिल चुका होता, यदि जो 3-5 में जिनकी नियोजित शिक्षक के तौर पर बहाली हुई है उनको तो मिल गए होते। कम से कम ठीक है, जो उनका ट्रेनिंग हुआ, जो कि पूर्व में अनट्रेंड टीचरों को ले गया था, उसके बाद उनका ट्रेनिंग हुआ, तो जिस समय ट्रेनिंग हुआ उसके बाद से भी अब तक कम से कम 1 पदोन्नति तो आपको मिल ही चुका होता, लेकिन नहीं दिए गए। अब यही तो सबसे बड़ा यंत्र है कि पदोन्नति, क्योंकि पदोन्नति मिल जाता उतने संख्या में नियोजित शिक्षकों को एक मुश्त, तो राजस्व पर काफी ज्यादा भार पड़ जाता। अब उसी को गौण करने के लिए जो है वह सक्षमता परीक्षा लेकर के और बदल दिया गया कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। क्यों विशिष्ट शिक्षक कहलाने की आवश्यकता था? डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर देते वही नियुक्ति पत्र पर, क्योंकि राज्य का मूल मुद्दा तो राज्यकर्मी था ना। मूल मुद्दा तो यह नहीं था कि उनका नियोजित से कोई और एक अलग कैटेगरी बना दिया जाए। तो बिहार में शिक्षकों की कई कैटेगरी हो गए, बीपीएससी कैडर हो गए, नियोजित हो गए, संविदा पर बहाल हो गए, आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले हो गए, उसके बाद अब विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, है ना। तो कई अलग अलग कैटेगरी हो गए। तो विशिष्ट शिक्षक तो मुद्दा नहीं था ना, राज्यकर्मी मुद्दा था। तो विशिष्ट शिक्षक क्यों बनाया गया? इसलिए कि अब आपका कैटेगरी चेंज हो रहा है। तो आपका पूर्व का कार्यानुभव समाप्त, पूर्व का नियुक्ति पत्र कब मिला कोई लेना देना ही नहीं, नए नियुक्ति पत्र आपको देंगे। आप जो आपका कार्यानुभव के आधार पर लाभ मिलने वाले थे वो सारे समाप्त। तो यह इतने आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान और क्या है? देखिए, जो नियोजित शिक्षक है उनका चाहे तो पंचायत स्तर से, चाहे नगर इकाई स्तर से, चाहे प्रखंड स्तर से, चाहे जिला परिषद स्तर से उनकी नियोजन हुई है। अब नियोजन इकाइयों के द्वारा जिन शिक्षकों का नियोजन हुआ है वे उनका ट्रांसफर जो है राज्य के किसी भी कोने में नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि वह उसके नियमावली में है। उनका स्थानांतरण होगा भी यदि तो उन्हीं के नियोजन इकाई के अंतर्गत हो पाएगा, क्योंकि वो राज्यकर्मी नहीं है। जो राज्यकर्मी होते हैं उनका तबादला, उनका स्थानांतरण जो है वो राज्य के किसी भी कोने में कर दिया जाता है। तो जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो राज्यकर्मी हो जाएंगे,
इसलिए उनका स्थानांतरण जो है, उनका ट्रांसफर जो है वह राज्य के किसी भी कोने में कर दिया जा रहा है। अब होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है अधिकांशतः जो नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण किए क्षमता परीक्षा, तो अब एक जिला जो है वह 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेंज में फैले होते हैं। यदि एक छोर के शिक्षक शिक्षिका को दूसरे छोर के विद्यालयों में यदि उनको पदस्थापित किया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा कि वो दूसरे जिला में है या फिर खुद के ही जिला में है, क्योंकि दूसरे जिला में भी जाएंगे तो वहां भी किराए का रूम लेना पड़ेगा और वहां भी खुद से ही सारे कार्य करने पड़ेंगे। और आप जिला में भी रहेंगे, दूसरे अनुमंडल भेज दिया जाता है, तो वहां पे भी आपको वही कष्ट सहने पड़ेंगे, तो विशेष तो फर्क नहीं पड़ जा रहा है। अब ये बात अलग है कि चर्चा ये चल रही थी, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था कि जो नियोजित शिक्षक शिक्षिका उनका भी ट्रांसफर की जो है कार्य किए जा रहे हैं, उस हेतु कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि के पाठक तो अब चले गए हैं लंबे छुट्टी पर, वो लौट कर आएंगे भी अथवा नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यदि के पाठक नहीं आते हैं तो शायद नियोजित शिक्षकों का जो ट्रांसफर वाले जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे शिक्षा विभाग के द्वारा, वो शायद अभी फिलहाल स्थगित हो जाएंगे। दूसरी बात कि नियोजित शिक्षकों का जिस नियमावली के तहत उनका नियोजन हुआ है, अब उस नियमावली को रद्द करना, संशोधन करना काफी टफ है, या फिर सारे नियोजन इकाइयों को एक में संविलियन करना वो भी काफी मुश्किल है। तो फिर नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर यत्र तत्र करना मुश्किलों भरा है, वो हो ही नहीं सकता है। भले ही एसएस के पाठक काफी मशक्कत कर रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को भी यत्र तत्र भेज दिया जाए, और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी शिक्षक हों उनका गृह है उससे यदि दूर भेज दिया जाए तो पूरी तरह से फोकस जो है वो पठन पाठन के कार्य में ही करेंगे। विद्यालय जाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे और रूम पर भी आएंगे तो अन्य कार्य जो है वो करेंगे। तो ये उनकी सोच थी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, और यत्र तत्र भेज देने के बाद काफी मुश्किलों का ही सामना करना पड़ रहा है। अब जो कामचोर हैं, जो आलसी हैं, या फिर जो जिनके अंदर कुशलता नहीं है, जो बुद्धिहीन है, अज्ञानी है, तो उनको कहीं भी भेज दिया जाए तो वो वैसे ही रहेंगे, बहुत ज्यादा वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर देंगे। लेकिन जो मेहनती हैं, लगनशील हैं, जो विवेकशील हैं, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी हैं, वो घर पे भी रह करके उतने ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। और कहीं यत्र तत्र भेज दिया जाए तो शायद वो उससे और शोषित प्रताड़ित होकर के शायद वो चूंकि उनका जो समय है उस समय में से उनको खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बहुत तरह के कार्य उनको हो जाएंगे व्यक्तिगत, तो उसमें उलझ करके वो मानसिक तनाव में रहें और शायद वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान न कर पाए, लेकिन घर में रह करके वो प्रदान कर पाएंगे। तो एसएस के पाठक के द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का जो है उल्टा असर पड़ रहा है। एक ही क्रांतिकारी इनका कदम रहा, हालांकि उसको धरातल पर बेहतर ढंग से उतारा नहीं गया। मिशन दक्ष और विशेष कक्षा, यदि इसको बेहतर ढंग से उतारा जाता है धरातल पर तो अवश्य ही इससे जो कमजोर छात्र छात्राएं हैं उनको फायदा मिलेगा। लेकिन मिशन दक्ष के आड़ में भी बहुत सारे खेल खेले गए पाठक के द्वारा। तो अब पाठक जी चले गए हैं, वो आएंगे अथवा नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एस सिद्धार्थ जी काफी लचीले व्यक्ति हैं, वो काफी अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और हो सकता है कि जो ट्रांसफर वाली जो बात है, क्षमता परीक्षा के आड़ में ही जो ट्रांसफर की बात है, जिला बदल करने की बात है, यत्र तत्र भेजने की बात है, उसमें भी चूंकि भी विद्यालय अलॉटमेंट हुए नहीं है तो नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर कुछ लचीलापन जो है वो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिखाया जाए। और जो क्षमता परीक्षा के आड़ में जो गंदे खेल खेले गए तो उससे नियोजित शिक्षकों का भविष्य अंधकार में ही आगे चल करके दिख रहा है। तो अब हमें नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा दे चुके हैं या फिर जो देने की तैयारी में हैं वो दे पाएंगे या फिर काउंसलिंग को करा पाएंगे और विशेष शिक्षक को बन पाएंगे। छठे चरण वालों के लिए स्वतंत्र है, वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन जो जिनके पास कार्यानुभव लंबे दिनों का है, अरसे वर्षों का है, तो वे फिर नए सिरे से नियुक्ति पत्र क्यों प्राप्त करके अपना भविष्य बर्बाद करेंगे? क्यों अपना पूर्व का जो 10, 12 साल, 15 साल का जो कार्यानुभव है उसको वो नष्ट करेंगे? तो यह सोचने और समझने वाली बात है। तो आप सभी हमारे जो गुरुजन हैं, जिनके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप ही के दिए हुए शिक्षा के माध्यम से हम अपनी जानकारी को आप तक पहुँचा पाने में कामयाब हुए हैं। तो आप सभी हमारे द्वारा कही गई बातों पर पूर्णतः भरोसा कर ही निर्णय न ले लें। बाकी इन जिन बिंदुओं को मैंने इस वीडियो में चर्चा किया, उन सारे बिंदुओं को आप अलग अलग सोर्सेज से आप जानकारी प्राप्त करें। जो भी अनुभवी लोग हैं आप ही के बिरादरी के, आप ही के बिरादरी कहने का मतलब कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, उनसे आप अनुभव प्राप्त करें, उनसे आप इन सारे मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करें। उसके बाद आप आराम से जो है निर्णय ले कि आपको नियोजित ही रहना है या फिर आपको राज्यकर्मी बन जाना है। क्योंकि हमें जहाँ तक दिख रहा है कि नियोजित से राज्यकर्मी बनने में जो कई वर्षों से शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यरत है उनको नुकसान ही है, फायदा कुछ है नहीं। इसलिए अब आप खुद निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, हमारे गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।